तो हम लोग आगे हैं टाइप 2 टोपो आइसोमरेज पे। तो बस इसमें भी कुछ नहीं है। अब मेन क्या है, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, बस आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखनी है। तो जो टाइप 2 है उसमें टाइप 2A और B आते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया है। अब बस तुरंत याद करने की कोशिश कीजिए कि टाइप 2A में कौन कौन से थे। टाइप 2 में थे प्रोकैरियोटिक DNA गायरेज, मुझे पता है सबको याद होगा ये। और एक और कौन था, टोपो 4 था, टोपो 4 था। और क्या था, यूकैरियोटिक टोपो 2 था, टोपो 2 था। और टोपो 2 में भी क्या था, 2 अल्फा था और 2 बीटा था। ठीक है, टाइप 2B में क्या था, टोपो 6 था, टोपो 6 था और टोपो 7 था और मिनी A, ये जो है अभी डिस्कवर हुए हैं रिसेंटली। ठीक, इतना हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। अब फटाफट बस चीज़ों को, क्योंकि मैकेनिज्म तो अब इसमें क्या है, ये दोनों ही डबल स्टैंडर्ड को क्लीव करता है, तो मैकेनिज्म पर दोनों में सेम ही है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दोनों ही डीएनए जब क्लीव होंगे तो कौन सा कोवेलेंट लिंकेज बनने वाला है, 5 प्राइम फॉस्फेट, दोनों पर ही 5 प्राइम फॉस्फेट, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या यूटिलाइज करता है, एटीपी भी यूटिलाइज होता है और मैग्नीशियम भी यूटिलाइज होता है। कौन से मैकेनिज्म से ये काम कर रहा है, स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म। तो ये पूरा क्राइटेरिया आपके पास हो गया जो कि आपको एक्चुअली में याद होना चाहिए। ठीक, अब टाइप 2A में यहाँ पे वही चीज़ फिर से मेंशन है, ये बैक्टीरिया में जो होते हैं, बैक्टीरिया में जो पाए जा रहे हैं वो कौन से हैं, डीएनए गायरेज, आपने लिखा हुआ है टोपोआइसोमरेज 4। ये जो दो हैं, यानी ये दोनों जो है बैक्टीरिया के केस में हो गए। यूकैरियोटिक में AB होमोडाइमर, यहाँ पे टेट्रामर है, यहाँ होमोडाइमर है। ये आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई कि बैक्टीरिया में जो टोपोआइसोमरेजेस पाए जा रहे हैं, गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4, वो टेट्रामर होते हैं। यूकैरियोट के केस में जो पाए जा रहे हैं वो AB होमोडाइमरिक हैं, डाइमरिक हैं। तो उसमें एग्जाम्पल कौन सा है, टोपोआइसोमरेज 2, ये वाला। तो ये होमोडाइमर का केस है यूकैरियोट के केस में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, टाइप 2 में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक होता है, इसमें 4 बेस जब ब्रेक होता है तो 4 बेस जो हैं वो लटक रहे होते हैं, इसमें 2 बेस ओवरहैंग करते हैं, बस सिंपल। ठीक है, और टाइप 2B कहाँ पे पाया जा रहा है, आर्की में पाया जा रहा है, कौन सा, टोपोआइसोमरेज 6, कौन सा पाया जा रहा है, टोपोआइसोमरेज 6। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने कोट करने की बात की है कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, डीएनए गायरेज इंड्यूस करता है निगेटिव सुपर कॉइलिंग, ओनली सिर्फ यही एक ऐसा है जो कि इंड्यूस करता है। बाकी जो रिवर्स वाला है जिससे हमेशा इसको कंपैरिजन किया जाता है, वो क्या करता है, वो टाइप फर्स्ट A को बिलोंग करता है और वो जनरेट करता है पॉजिटिव सुपर कॉइल। तो हमेशा कुछ डीएनए गायरेज और रिवर्स गायरेज को लेके आ जाती है बात, तो हमेशा रिलेट करिएगा, डीएनए गायरेज टाइप 2A में, रिवर्स गायरेज टाइप फर्स्ट A में। ठीक है, और सभी जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं सुपर कॉइल्स को। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हमने फिर से वही डोमेन्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, इफ़ इंटरेस्टेड, कि यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, ये टाइप 2 का टाइप 2 के ही हैं, पर टाइप 2A है, ये टाइप 2B है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये लगा कि दिस इज 7 किस में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, स्यूडोमोनास और बेसाइलस पॉलीमिक्सा। ठीक है, ये रिसेंटली डिस्कवर है, तो यहाँ पे इसलिए आपको ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये आपको क्या कहाँ था, ये आपका गायरेज जो वही डीएनए गायरेज है और टोपो 4, और ये यूकैरियोट के केस में आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो यस, टाइप 2A में आप देखिए, अगर हम लोग आए तो टाइप 2A को पहले देखेंगे, फिर टाइप 2B को देखेंगे। तो टाइप 2A में क्या है, इंक्लूड प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज 4, वही चीज़ को रिपीट किया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल मैकेनिज्म टाइप 2 का क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक जो डीएनए डुप्लेक्स होता है जिसको कि हम कहते हैं
डीएनए गेट सेगमेंट। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड में निक कॉज होगा। तो जब दोनों स्ट्रैंड में जो निक कॉज होगा जिस डुप्लेक्स में, इसको डुप्लेक्स बोल सकते हैं। तो ये जो डुप्लेक्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं, जी सेगमेंट। उस डुप्लेक्स डीएनए जिसको कि क्लीव करना है उसको हम क्या कह रहे हैं, जी सेगमेंट। ठीक है, और ये कहाँ होता है, डीएनए गेट पर। डीएनए गेट कहाँ है, ये डीएनए गेट एक डोमेन है, किसका, टोपोआइसोमरेज का, एंजाइम का एक डोमेन है। अनदर डुप्लेक्स टर्म द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, जो दूसरा डुप्लेक्स होगा, मान लीजिए इस तरीके से दूसरा है, इसको क्या बोलेंगे, टी सेगमेंट। ठीक है, मान लेते ये दोनों जुड़े हुए थे, अब इनको अलग करना है। तो अलग करने में किया क्या जा रहा है, इस डीएनए को काटा जाएगा, ये वाला जो जी सेगमेंट है। तो जिसको क्लीव किया जाएगा उसको क्या कह रहे हैं, जी सेगमेंट डीएनए। और फिर काटने के बाद इसको जो है धीरे से, जैसे आपने दो नॉट बनाए हैं, तो एक नॉट को आप काटेंगे और दूसरे को क्रॉस करते हुए बाहर से रिलीव कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब ये कटिंग हो जाएगी तो आपको कुछ ये ऐसे दिखेगा, ये इस तरीके से, ये तो कटिंग हो गई। और ये वाला जो ग्रीन वाला जो दूसरा डीएनए था डुप्लेक्स, ये इस टूटे हुए से बाहर निकाला जाएगा और रिलीव कर दिया जाएगा। बाद में रेड डीएनए जो है जोड़ दिया जाएगा। यही प्रोसेस करना है। ठीक है, ये प्रोसेस भी कैसे किया जाएगा, स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म से। वहां पे एक डीएनए को पास कराया जा रहा था कटिंग करने के बाद, यहाँ दो डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के बाद दूसरे डुप्लेक्स को पास कराया जा रहा है। ठीक, तो लगभग वैसा ही है। अनदर डुप्लेक्स को हम क्या कहते हैं, जो भी हमने बताया, टी सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। ठीक है, ये इसका नाम है टी सेगमेंट, जो ग्रीन में है। तो ये जो टी सेगमेंट है वो कहाँ पे कैप्चर किया जाता है, एन गेट। तो देखिए इसी तरीके से नाम है। अब भाई हम तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, पर ये सारी चीजें हो कहाँ रही होंगी, किसी टोपोआइसोमरेज एंजाइम कोई कर रहा होगा। तो इसमें भी डोमेन के नाम क्या होंगे, डीएनए गेट होगा, डीएनए गेट होगा एक होगा एन गेट होगा। तो डीएनए गेट से ये पहले किसको पकड़ेगा, जी सेगमेंट को। एन गेट से ये किसको पकड़ेगा, टी सेगमेंट को। ठीक है, तो डीएनए गेट से ये जी सेगमेंट को पकड़ के क्लीव करेगा, और एन गेट से ये टी सेगमेंट और एटीपी, जहां पे एटीपी भी बाउंड होगा, उससे ये टी सेगमेंट को पकड़ेगा। ठीक, और उसके बाद धीरे से पास करते हुए एक सी गेट होगा, जहां से वो पास कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पूरी चीज देखिए आपको दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये आइसोमरेज एंजाइम है। ठीक है, इसका ये एन गेट है, ये डीएनए गेट है और ये सी गेट है। मतलब ये पूरे एंजाइम के कुछ कुछ हिस्सों का नाम दे दिया गया है। जैसे आपका कोई भी भाई, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, राइट। तो आप मान लीजिए जैसे लालिमा और आरती और अंजलि, तो जिसका भी जो भी, तो हम लोगों में क्या है, अपनी एक आइडेंटिटी है, बट क्या है, हमारे बाल अलग हैं, हमारी आंखें अलग है, राइट। तो दीज आर व्हाट, दीज आर सेगमेंट्स और सॉरी डोमेन्स, स्पेसिफिक डोमेन। आंख देखने का काम कर रहे हैं, कान सुनने का। तो यहाँ पे भी ये टोपो आइसोमरेज के ये सेगमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो आई रिपीट, टोपोआइसोमरेज एंजाइम के अपने अपने कुछ खास डोमेन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, जैसे कि एन गेट, डीएनए गेट, सी गेट। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे आपने देखा ये जो ब्लू है, जो ब्लू में दिया हुआ है, और एक रेड। तो पहले क्या देख रहे हैं, ये लाइट ब्लू क्या है, लाइट ब्लू वाला अंदर आया, इस तरीके से यहाँ एरो से दिखाया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जी सेगमेंट डीएनए, इस जी सेगमेंट डीएनए को किसने पकड़ा है, जी सेगमेंट कौन सा है, ये
कुछ पर्पल कलर का। तो जी सेगमेंट को किसने पकड़ा हुआ है? डीएनए गेट से। वो किससे बाइंड कर गया है? देखिए डीएनए गेट से, डीएनए गेट से बाइंड किया है। ये है डीएनए गेट, ये डीएनए गेट है। अब ये पर्पल वाला जो डीएनए है वो डीएनए गेट से बाइंड कर दिया और इसका नाम क्या है? जी सेगमेंट। तो जो जी सेगमेंट से बाइंड किया है वो कहाँ बाइंड किया है? डीएनए गेट डोमेन से। ठीक, उसके बाद जो है जो टी सेगमेंट है, यानी जो आपका ब्लू वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे डार्क ब्लू में दिखाया गया है, वो किससे बाइंड कर रहा है? वो एन गेट से बाइंड कर रहा है। देखिए ये एन गेट है, ठीक है। एन गेट कहाँ है? ये आपका एन गेट है, दिस इज एन गेट। तो आप देख रहे हैं ये ब्लू वाला जो है ये एन गेट से बाइंड कर रहा है, पर्पल वाला डीएनए गेट से बाइंड कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे एटीपी आके बाइंड करेगा। कहाँ पे एटीपी आके बाइंड करेगा? देखिए ये जो ब्लैक पोर्शन है यहाँ पे एटीपी, तो एटीपी बाइंडिंग डोमेन कहाँ पे है? एन गेट में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एटीपी स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे ही एटीपी बाइंड किया तो आप देख रहे हैं ये दोनों कन्फर्मेशन चेंज हो गया और ये जो है डीएनए गेट वो खुल गया। देख रहे हैं ये डीएनए गेट खुल गया। डीएनए गेट खुलने के बाद क्या हुआ? क्लीविंग हो गई और जो ब्लू वाला जो डीएनए था, ब्लू वाला डीएनए कहाँ था? जो डार्क ब्लू में था डीएनए, जो डार्क ब्लू डीएनए था वो अभी एन गेट पर था, यहाँ पे था। देखिए एरो से इंडिकेट कर रहा है कि जो ब्लू वाला लाइट ब्लू में रिप्रेजेंट किया अभी थोड़ी देर पहले वो एन गेट में था, दिस इज एन गेट। जैसे ही क्लीवेज हुआ और ये खुला, गेट खुला, तो ये ब्लू वाला क्या हुआ? बाहर निकल आया, बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद फिर से ये जो गेट है डीएनए गेट बंद कर दिया गया, फिर से ये क्या किया गया? रीसील कर दिया गया। और यहाँ पे आपको क्या याद ऐड और यहाँ कर क्या कर सकते हैं? जो क्लीवेज किया गया है वो कैसा क्लीवेज किया गया है? 5 प्राइम फॉस्फेट टायरोसिन, ठीक है। तो प्रोटीन ने पहले डीएनए स्ट्रैंड के साथ इस तरह का कोवेलेंट लिंकेज बनाया, कटिंग किया, उसके बाद इस तरीके से लाइगेट कर दिया। अब देख रहे हैं जी सेगमेंट को लाइगेट किया गया और टी सेगमेंट जो है वो एग्जिट हो गया। ये देखिए टी सेगमेंट एग्जिट हो गया और यहाँ अभी जी सेगमेंट की क्या चल रही है? लाइगेशन चल रहा है। फिर यहाँ लाइगेशन के समय क्या हो रहा है? एटीपी का इस्तेमाल हो गया, लाइगेशन हुआ, फिर जो है वापस से एन गेट खुल गया, ठीक, और ये जी सेगमेंट जो है वो रिलीव हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे जो पूरा स्टेप भी इस तरीके से दिया हुआ है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो अभी आप लोगों को बात समझ में आ गई? ये वाला जो मैकेनिज्म था इजी था? यस, बिल्कुल सभी में 5 प्राइम, बिल्कुल यस। बस ये ऐसे ही आप लोगों को अपने को दिमाग में याद कराने के लिए ऐसा ही कि देखिए यस सभी में तो 5 प्राइम फॉस्फेट कोवेलेंट लिंकिंग हो रही है, बस किस में नहीं हो रही है? फर्स्ट बी, यस। पर अब आपको और क्या याद करना होगा? फर्स्ट बी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट बी में, टाइप फर्स्ट बी में कौन सा था? टोपो फर्स्ट, ठीक। तो ऐसे ऐसे बस वही चीज, बिल्कुल सही। The specifics of this reaction vary amongst type 2 topos, each being both intrinsically and extrinsically adapted to preferentially perform different topology manipulations. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जितने भी आपके टोपो आइसोमरेजेस हैं, ठीक है, टाइप 2 टोपो आइसोमरेजेस की बात हो रही है, तो कुछ कुछ रिएक्शंस जो हैं वो वैरी कर सकते हैं। क्यों वैरी कर सकते हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस देखने को मिलती है, ठीक है, टेम्पोरल और स्पेशल रेगुलेशन के समय। अब बच्चों ये जो टेम्पोरल स्पेशल रेगुलेशन क्या होता है ये डिटेल हम लोगों को आगे पढ़ना है, पर अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि आप ये बताइए कि अगर जो अभी कोई बच्चा है तो उस बच्चे में ज़रूरी नहीं वो प्रोटीन्स बन रही हो जो अभी इस समय आपकी एज में बन रही है। कुछ मतलब छोटे बच्चे जब स्टेजेस में होते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस पे क्या होते हैं,
अलग अलग प्रोटीन्स फंक्शंस कर रही होती। तो प्रोटीन बन कहाँ से रही हैं? प्रोटीन ऑब्वियसली डीएनए से आ रही होंगी, डीएनए एमआरएनए बना रहा होगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बन रही है। मान ले है ये प्रोटीन ए है जो कि बच्चे में बन रही है बट वो एडल्ट में नहीं बन रही, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक टेम्पोरल रेगुलेशन हो रहा है। स्पेशल रेगुलेशन का मतलब लीवर में जो प्रोटीन बन रही है, क्या वही प्रोटीन्स सारी मसल्स में भी बन रही है? कुछ प्रोटीन्स होंगी जो सभी में बन रही हैं, सभी सेल्स में बन रही हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस सभी सेल्स में चल रही है कुछ को छोड़ के, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल रेगुलेशन। तो इस तरीके से हर ऑर्गन को भी डिसाइड करना कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है, तो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं टेम्पोरल और स्पेशल रेगुलेशन। तो जो टाइप 2 आइसोमरेजेस हैं भाई, वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटी या रिएक्शंस दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि भाई जितना टूटना उतना ही दोबारा से डबल स्ट्रैंड का बनना अब बहुत ज़रूरी होता है। कि एक बार ब्रेकेज हो गया, यहीं पर अगर हम लोग सोचें कि जी सेगमेंट का ब्रेकेज हो गया और यहीं पर ये वापस से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एटीपी बाइंड की हुई हैं, अगर ये एटीपी यूटिलाइज ही ना कर पाए, यहाँ पे एटीपी ये क्या हो गई? ये यूटिलाइज कर गई, और फिर यूटिलाइज करने के बाद आपका एन गेट खुला और ये रिलीज हो गया। अब मान लीजिए एटीपी डोमेन काम ही नहीं कर रहा है, तो जी सेगमेंट टूटा का टूटा रह जाएगा और वो रीसील नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यानी कहने का ये सब जो है रीसीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं तो बहुत सारे डैमेज कॉज कर सकता है। तो इसको भी अब मेन क्या है यहाँ पे, फिर एंटी माइक्रोबियल और ड्रग की बात की गई है। हमने पहले ही आप लोगों को समझा दिया है कि इस पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि वो कहते हैं ना बहुत उस पर काम हो रहा है। तो हम लोगों ने इन दोनों की ही बात कर ली है कि बैक्टीरियल के केस में बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से रोकने के लिए, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? टोपो आइसोमरेज इनके अंदर जो पाए जाते हैं उनकी अगेंस्ट आप ड्रग बना दीजिए। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग में क्या हो रहा है? सेल है, सेल बहुत तेजी से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे इस सेल का टोपो आइसोमरेजेज एंजाइम भी बहुत तेजी से काम कर रही हैं। तो अब इनको मारना पड़ेगा। तो कैसे मारेंगे? ऐसा कोई ड्रग आप इजाद कर दीजिए कि जो कि इसको करे, तो उस तरह से ये कैंसरस एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो अब इन हर ड्रग की अपनी एक स्पेसिफिसिटी होती है। तो अब वो अभी हमने कहा टोपो आइसोमरेज को मारना, या सॉरी टोपो आइसोमरेज को डिसरप्ट करना, तो डिसरप्शन कहीं भी हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि भाई आप इसके किसी डोमेन के अगेंस्ट बना दीजिए कि ये डोमेन ही खराब हो जाए, या कोई और है, कोई सी गेट पे काम कर रहा है, कोई डी गेट पे काम कर रहा है, कि ऐसा कि कोई इसके स्पेसिफिक डोमेन के अगेंस्ट ही कोई ड्रग बना दे। इसीलिए जो इतनी मेहनत की जाती है ये डोमेन्स, ठीक है ना। अब बच्चे जो है इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अभी मुझे ये नहीं, बट अगर आप अपनी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इसीलिए हम लोग ये डोमेन्स की, अब जैसे यहाँ पे ई कोलाई का जो गायरेज है, अब आपके पास सोचिए ये डोमेन है आज की डेट में, ये सारे डोमेन्स हैं और इन डोमेन के स्पेसिफिक फंक्शंस आपको पता हैं। तो आप जब भी कोई ड्रग बनाएंगे, ये आपने ड्रग बनाया, दिस इज योर ड्रग, ये आपका ड्रग है मान लीजिए। अब ये ड्रग आपको पता है कि ये ड्रग हो सकता है यहाँ पे जाके इस डोमेन को ब्लॉक कर दे। जब इस डोमेन को ब्लॉक करेगा तो प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज रहेगा नहीं, तो ये ड्रग आपका कैसे काम करने लगा? एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेन्स पे स्टडी इतनी की जाती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाला जाता है, हर एक पार्ट को समझा जाता है, किस लिए? ताकि हम बेटर मेडिसिन को डेवलप कर पाएं। ठीक, तो अब हम लोग क्योंकि जानते हैं, हमने पहले ही कहा था कि हम लोग टाइप सेकेंड ए में हम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? डीएनए गायरेज। तो थोड़ा सा वही डीएनए गायरेज के बारे में देख रहे हैं हम लोग।
तो गायरेज जो है वो कब डिस्कवर हुआ था? 76 में। यूनिक टाइप है, ये हम लोगों को पता ही है। प्रीडोमिनेंटली कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में। तो ये इंटरेस्ट या इस पे क्वेश्चंस आ क्यों रहे हैं भाई? मकसद है क्यों आ रहे हैं? इसी के अगेंस्ट क्या किया जा रहा है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग बनाई जा रही है कि डीएनए गायरेज को ब्लॉक कर दिया जाए तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर अभी नई और सूचनाएं क्या मिल रही हैं कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स, एपिको कॉम्प्लेक्सेंस एंड आर्की, इसमें भी पाया जाता है। गायरेज की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कॉइल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलैक्स करता है पॉजिटिव सुपर कॉइल, क्योंकि पता चला सिर्फ यही याद रह गया उस स्टेटमेंट में कहीं रिलैक्स पॉजिटिव कॉइल्स एंड डीकैटिनेट डीएनए, ये भी दिया है तो यू विल मिस द थिंग। तो मैग्नीशियम आयन और एटीपी डिपेंडेंट मैनर में ये चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा है और फिर रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो गायरेज है ये हेट्रोटेट्रामर यूनिट का बना होता है। दो जो है गायरेज ए कहलाए जाते हैं, गायरेज ए कहलाए जाते हैं और दो गायरेज बी कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, 2 इसकी यूनिट 2 इसकी यूनिट्स। ठीक है, गायरेज इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल वायबिलिटी एंड एब्सेंट इन ह्यूमंस। तो अब देखिए यहाँ पे जो बात बार बार हम कोट कर रहे थे, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बैक्टीरिया में है पर ह्यूमंस में है नहीं। तो आप कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग ऐसा बनाएंगे आप जो कि बैक्टीरिया में जाके गायरेज को ब्लॉक कर दे, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डीएनए गायरेज तो होता ही नहीं है। तो आपने इसके डोमेन्स की स्टडी करके आप क्या कर सकते हैं, वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए भी क्या है, इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्लिनिकली। ठीक है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल टारगेट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भाई ड्रग हम ह्यूमंस को फिर नुकसान नहीं करेगा। पता चला ऐसा ड्रग बना दिया कि भाई हमारे में भी वो टोपोआइसोमरेज को ब्लॉक कर रहा है और उसमें भी ब्लॉक कर रहा है, तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। It is thought that the fundamental role of gyrase is in vivo is the introduction of negative supercoiling. So if gyrase is inhibited, the genome become relaxed, indicating that gyrase plays a role in homeostatic maintenance of supercoiled DNA. तो मेनली क्या है, गायरेज का रोल क्या है कि वो वापस से जीनोम को क्या कर देता है, नेगेटिवली सुपर कॉइल कर देता है। तो नेगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि कभी भी एक्सटेंसिव सुपर कॉइलिंग से वो डीएनए को बचाता है। ठीक है, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग अगर रही हुई है तो वो डीएनए रेप्लिकेशन को और स्मूथ बना देती है। ठीक है, कि डीएनए रेप्लिकेशन ये हम लोगों ने बात ऑलरेडी की हुई है। ठीक, तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑलरेडी डीएनए रखा हुआ है और रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अगर जनरेट हो रही है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आराम से अनवाइंडिंग को प्रमोट करेगी। ठीक, और बाकी क्या रोल है इसका, वाइटल रोल बाई इलोंगेशन फेज जो होता है रेप्लिकेशन का या ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी हम लोग के पास क्या गया, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में बहुत मदद मिलती है जब गायरेज जो है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को अगर इंड्यूस कर रहा है। सो दिस इज सपोर्टेड बाय गायरेज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन। तो अगर गायरेज को आपने ब्लॉक कर दिया तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन डिक्लाइन, ट्रांसक्रिप्शन डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो रोल प्ले कर रहा है ये चीज़ को प्रमोट करने में। ठीक है, और इन विट्रो भी कुछ काम हुए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर रहा है। ठीक, बाकी हम लोगों का टाइप 2 में और कौन सा था, टोपो4। तो इतना भी याद रखें कि टोपो4 इज क्रिटिकल फॉर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इन बैक्टीरिया। तो अब तुरंत किस पे आ जाएंगे, डीकैटिनेशन, कि जब भी टोपो4 डिस्कवर्ड इन ई कोलाई, यस। ठीक है, हेट्रोटेट्रामर है ये। ठीक, कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट सी एंड 2 पार्ट ई, which can relax, it can relax positive and negative supercoils and decatenate के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्या यूज करता है, ATP and Mg2+। टोपो4 जीन वर डिस्कवर्ड थ्रू DNA partitioning defects which suggested that topo4 was involved in decatenation। यानी कि
टोपो 4 पे इस तरह का जब देखा गया कि म्यूटेशनल एस्पेक्ट देखे गए, तो देखा गया कि भाई 2 जो डीएनए थे जो इस तरीके से जुड़े हुए थे, ठीक है, वो अलग करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं और बाकी हम लोगों को पता भी है, और यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें भी हैं कि कैटिनेशन और डी कैटिनेशन का क्या मतलब। इस तरीके से जो कैटिनेशन ये दिया हुआ है, कैटिनेट किए हुए हैं, तो यहाँ पे एक किसी स्ट्रैंड को ब्रेक करना होगा, खोलना होगा और फिर अलग करना होगा। इस तरीके से ये फिर अलग हो जाएंगे, तो ये कैटिनेशन एंड डी कैटिनेशन, ठीक। तो टोपोसेकेंड इज द मेजर, इसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था यूकैरियोटिक टोपोसेकेंड, ठीक है। टोपोसेकेंड इज द मेजर एंड एसेंशियल टाइप 2A फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक। रिलैक्स करता है पॉजिटिव, ये तो आप ओवरव्यू में भी ध्यान रख सकते हैं, बट डीकैटिनेशन को ज़्यादा याद रखिएगा। अननॉटिंग, जो अननॉट हम लोगों ने देखा था, तो टोपोसेकेंड के साथ आपको क्या क्या याद रखना है, डीकैटिनेशन एंड अननॉट। एंड नॉटिंग कैसे होती है वो भी हम लोग जानते हैं, और यूटिलाइजेशन एटीपी और इसका होता है, ठीक है। हालांकि सब कुछ हम लोगों ने ओवरव्यू में कलेक्टिवली देख लिया था, बस यहाँ पे उस चीज को थोड़ा सा हल्का सा एलाबोरेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और बाकी फिर से वही चीज है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैटिनेशन जो आपको मिल सकता है वो कहाँ मिलेगा, माइटोसिस के बाद। भाई माइटोसिस हुई, अब ईस्ट या बैक्टीरिया ने अब क्या किया कि 2 डॉटर जीनोम बनाया, और वो डॉटर जीनोम आपस में ही इंटीग्रेटेड है, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तो उनको अलग करने के लिए हमें टोपोसेकेंड चाहिए, ठीक है, और या नॉटेड डीएनए को भी अलग करने के लिए, ठीक। अब इस एक्टिविटी के लिए ये भी देखा गया है, क्योंकि यूकैरियोटिक की यहाँ बात हो रही है, कंडेंसिन और एसएमसी कॉम्प्लेक्स, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, या जीनोम ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है उसी में देखेंगे। और बाकी आप लोग इसको सेल साइकिल में भी आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस प्रोटीन होती है ये, जो कि क्रोमोसोम को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो अब आप लॉजिकली फिर से ये बात दिमाग में लगा सकते हैं, हर वो प्रोटीन जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है और फिर क्रोमैटिड के सेपरेशन में या क्रोमोसोम के सेपरेशन में रोल प्ले कर रही है, उसके साथ ये टोपोसेकेंड भी काम करती होगी। जैसे हम लोगों ने देखा रेप्लिकेशन में के समय जो प्रोटीन्स आ रही हैं रेप्लिकेशन कराने के लिए, तो उसमें टोपोआइसोमरेज भी रहती है। उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन के समय भी दिक्कत आती है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड किसको बुला लेता है, टोपोआइसोमरेज को, कि भाई हम जब आरएनए बना रहे होंगे तो तुम आगे आगे क्या करना, सुपर कॉइलिंग को हटाते चलना। उसी तरीके से टोपोआइसोमरेज सेकेंड क्या है, वो एसएमसी प्रोटीन्स या कंडेंसिन प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम को मेंटेन, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन, क्रोमैटिड के सेपरेशन में मदद करती हैं। तो टोपोसेकेंड भी उनके साथ काम करेगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि उनको उसको आके बाकी प्रोटीन्स ये सब बनाने में काम कर रही होंगी, इनको अलग करने में कौन आ जाएगा, टोपोसेकेंड। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि टोपोआइसोमरेज हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में, इस तरीके से मेटाबॉलिक इन सेंस डीएनए मेटाबॉलिज्म या आरएनए मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से टोपोआइसोमरेज जो है रोल प्ले कर रही हैं। ये सिंपल सा डायग्राम है जो कि हम लोग आगे बाद में समझेंगे, बट आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने आइडिया देने की कोशिश की है कि जब क्रोमोसोम पैक होता है तो उसमें एसएमसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस रोल प्ले करते हैं। एसएमसी 2 चीज़ों का बना होता है, कोहेंसिन्स एंड कंडेंसिन्स। तो अभी क्या याद रखना है कि ये जो 2 प्रोटीन्स होती हैं ये मिलके क्रोमोसोम को पैक करने में या सिस्टर क्रोमैटिड्स को साथ में या अलग करने में मदद करती हैं। अब हम लोग कौन साथ दे रहा है कौन, वो सब हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे। तो इनके साथ साथ कौन काम कर रहा है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड। तो अब यहाँ पे ना टोपोसेकेंड में भी द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म दैट होल्ड्स द डीएनए एट द बेस ऑफ दीज लूप्स, ठीक। In addition, the presence of toposecond at the bottom of each loop would ensure that the loops are topologically isolated from other, ठीक। तो ये प्रोटीन्स क्या कर रही है, जैसे इनका रोल दिया हुआ है, these are required to link the 2 daughter DNA duplexes,
क्योंकि जब आप लोगों को थोड़ा भी माइटोसिस याद होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड तो बाद में अलग होती है ना, पहले ही तो अलग हो नहीं जाती, तो उनको मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, कोहेजिन और कॉन्डेंसिन। पर जब उन लोगों को अलग करने का समय आएगा तो कौन आ जाएगा, टोपोसेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एसएमसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और टोपोसेकेंड में क्या चलता रहता है, एक इंटरप्ले चलता है। ठीक है, तो हर प्रोटीन एक दूसरे से एसोसिएट होके क्या कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं। ठीक, दूसरी चीज हम लोग अब आगे बढ़ आ गए हैं, टोपोसेकेंड में टोपोसेकेंड अल्फा और टोपोसेकेंड बीटा, दो आइसोफॉर्म्स होते हैं टोपोसेकेंड के। तो अब आप लोगों को इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी कि टोपोसेकेंड जो है सेल्यूलर वायबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने टोपोसेकेंड का रोल तो समझ लिया। टोपोसेकेंड का रोल क्या है, कैटेनेशन या डी कैटेनेशन के लिए। और ये कैटेनेशन डी कैटेनेशन प्रोसेस हो कहाँ रहा है, कब हो रहा है, माइटोसिस के समय हो रहा है। तो जब माइटोसिस के समय हो रहा है तो सेल को जिंदा रखने के लिए या सेल के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सेल्यूलर वायबिलिटी के लिए अल्फा जो है बहुत रोल प्ले कर रही है। अब सेकंड वर्ड जैसे ही आया, ठीक है, तो आप क्या आ गया भाई, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद कर रही है, तो दो डॉटर सेल बन जाते हैं या दो डॉटर क्रोमोसोम बनेंगे, माइटोसिस होगी। ठीक है, सेल साइकिल में ही तो इनका ये कब बनेंगे, सेल साइकिल के दौरान बनेंगे। ठीक है, क्योंकि सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन होता है। सेल साइकिल में आप क्या पढ़ते हैं, हर वो प्रोटीन्स जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि टोपोआइसोमरेज सेकेंड जो है वो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में तो काम कर ही रहा है, पर जीन एक्सप्रेशन में भी काम कर रहा है, या माइटोटिक इवेंट में भी, या सेल साइकिल में भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये प्रूफ हो चुका है कि टोपोसेकेंड जो है वो क्रोमोसोम कंडेंसेशन, अब आप देख रहे हैं क्रोमोसोम कंडेंसेशन यानी पैकेजिंग या उसको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, क्रोमैटिन कॉम्पैक्शन यानी डीएनए लंबा होता है, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए अभी जो हमने हमने एक्सप्लेन किया, एसएमसी कॉम्प्लेक्सेस, कोहेजिन और कंडेंसिन प्रोटीन्स जो हैं वो टोपोसेकेंड अल्फा के साथ काम करती हैं। क्यों, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस का रोल क्या है, सेल के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। ठीक, टोपोसेकेंड अल्फा इज ऑल्सो द इंटीग्रल टू क्रोमोसोम सेग्रीगेशन रिमूविंग कैटेनिन्स। ठीक है, तो ये तो अब हम लोग ने बात करी ली कि टोपोसेकेंड का मेन एक्चुअली सेल साइकिल में वो रोल प्ले कैसे कर रही है, क्योंकि वो क्रोमोसोम को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रही है। कैसे रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो एसएमसी कॉम्प्लेक्स के साथ काम कर रही है। एसएमसी कॉम्प्लेक्स करते क्या हैं, क्रोमोसोम को इंटैक्ट रखते हैं, क्रोमैटिड्स को जॉइन रखते हैं, फिर समय आने पे अलग करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो रिमूविंग कैटेनिन्स along the chromosome arm prior to the onset of metaphase, as well as centromere once cohesin has been removed by separase। अब ये वाली जो चीज़ है सेपरेज, अभी हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो आप लोग इसको रिलेट कर लीजिएगा। कहने का सेंस यही है कि सेपरेज इज अ एंजाइम जो कि क्रोमैटिड्स को सेपरेट करेगी। तो यहाँ पे बात तो वही चल रही है कि आप लोग ये जानते ही है ना कि भाई क्रोमोसोम आप किसको कहते हैं, आप दिस इज टू क्रोमैटिड्स, ये क्रोमोसोम है। तो अभी जब सेल डिवीजन होता है तो फिर ये क्या होते हैं, ये अलग भी होते हैं, फिर बाद में एक और एप्लीकेशन के बाद फिर से क्रोमैटिड बनता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, तो अगर इसको अलग करना है या ज्वाइन करना है तो इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, एसएमसी कॉम्प्लेक्सेस, कोहेजिन, कंडेंसिन, सेपरेज, सेक्योरिन, ये सब प्रोटीन होती हैं जो काम कर रही हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ क्या रिलेट करना है कि हमारा टोपोसेकेंड अल्फा भी इस तरीके से इस समय काम कर रहा है। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि टोपोसेकेंड अल्फा इज इन्वॉल्व इन कैटेनेशन एंड डीकैटेनेशन, प्लेइंग इंटरप्ले विद एसएमसी कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ही क्रोमैटिड जो है वो अलग होता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, एनाफेजेस, ब्रिजेस होते हैं जो कि डीकैटिनेशन एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। अब भाई वो समय आ गया जहां पे अब सेंट्रोमियर को अलग करना है,
ठीक है, तो हर वो जगह जहाँ पे किसी प्रकार का इंटैक्ट हो क्रोमैटिड, वो क्या करेंगे, टोपोसेकेंड को बुलाएंगे और डीकैटेनेशन एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब लास्ट पे पहुंच चुके हैं कि टोपोसेकेंड बी, बस इसके लिए तो कुछ नहीं, बस इतना ही याद रख लें कि इट इज प्लेइंग, जो अभी रिसर्च आता है बोला कि क्या है, किसमें काम कर रहा है, न्यूरो डेवलपमेंट में। ठीक है, तो न्यूरोनल डेवलपमेंट की एक्टिविटी और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी में ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो अगर सेकेंड बी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी, न्यूरोलॉजिकल या कैंसर या कुछ इस चीज़ में इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक, हालांकि अभी जो स्टडीज़ आई हैं, की जा रही हैं, वो डीएनए रिपेयर, एजिंग, एचआईवी इन्फेक्शन और कैंसर पे इसका रोल देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों का जो हम लोगों ने टाइप 2A में प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज देखा, टोपो 4 देखा, यूकैरियोटिक टोपोसेकेंड देखा, टोपोसेकेंड अल्फा देखा और टोपोसेकेंड बीटा भी देख लिया। फिर अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप 2B। टाइप 2B में बच्चों क्या है, टोपो 6। टाइप 2 में याद करिए कौन कौन से था, 6 था, 7 था और मिनी ए। आप लोगों को मैंने उनका डोमेन पार्ट भी दिखाया। ठीक है, टोपो 6 इनिशियली आइडेंटिफाई इन आर्कियल हाइपरथर्मोफाइल। तो अब थोड़ा थोड़ा बस ये एग्जाम्पल थोड़ा याद रख लेंगे, लिख लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो सल्फोलोबस टिबैटे में ये आइसोलेट किया गया है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्किया और कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज, बट आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड इन यूकैरियोट जैसे प्लांट्स और एल्गी में। ठीक, तो और हम लोगों को इसके रोल से ज़्यादा मतलब है हेट्रोटेट्रामर और ये सब आप छोड़ सकते हैं। हर किसी में मैंने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी है, हेट्रोटेट्रामर है कौन, होमोडाइमर है, बट आपको क्या, रिलैक्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइल एंड इट ऑल्सो डीकैटिनेट्स डीएनए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टोपो 7 आता है। अभी ये नोवेल है, डिस्कवरी हुई है, टाइप 2B की कैटेगरी में ये आया है। तो 2014 में ही ये इस फैमिली को आया है और इसी से स्क्रीन किया गया है। लगभग जितने भी अभी करंटली आइसोलेट किए गए हैं वो एक्चुअली में 9 जो है बैक्टीरियल फाइलम में देखा गया है और 4 जो हैं आर्की बैक्टीरिया में। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। टोपो 7 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम टोपो 6 एज इट इज कॉमन इन बैक्टीरिया। जैसा भी हम लोग ने बात की कि टोपो 6 में आपको आर्किया याद रखना है, टोपो 7 में ज़्यादातर कॉमन किस में है, बैक्टीरिया में। ठीक, ओके, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बार बार रिवर्स गायरेज क्या करता है, इंड्यूस करता है सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को, और डीएनए गायरेज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को। तो इससे सजेशन आपकी रिसर्च को क्या मिल रहा है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो है वो डीएनए हेलिक्स को और टाइट करेगा, जिससे कि थर्मल डीनेचुरेशन से बचाया जा सके। तो इस पर क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं तो ये हमारे लिए, और डीएनए गायरेज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंड्यूस करके क्या करता है, बैक्टीरिया को और उसकी कह सकते हैं वायबिलिटी या उसकी लाइफ को और इंक्रीज कर देता है, क्योंकि बहुत अच्छे से और सुपर कॉलिंग उसके रेप्लिकेटिव मशीनरी और अच्छे से काम करते हैं। लास्टली अभी हम लोग इसको बार बार बीच में डिस्कस करते आए हैं क्योंकि क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करते आए हैं कि भाई ये ध्यान में रखना है कि टोपो आइसोमरेज के अगेंस्ट क्या डेवलप हो रहे हैं, ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, इस पे खूब सारा काम हो रहा है। 2 प्रकार के ड्रग्स बनाए जा रहे हैं जो कि टोपो आइसोमरेज को किल करे। एक तो एंटीबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया को या किसी इन्फेक्शन को मारने के लिए, तो बहुत बार मैं इसको बोल चुकी हूँ, और कुछ क्या बनाए जा रहे हैं, कीमोथेरेपी एजेंट्स में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने के लिए
स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि बैक्टीरिया में ऐसा टोपोआइसोमरेज सेलेक्ट किया जाए जो कि ह्यूमन में ना पाया जाए, ताकि वो जो ड्रग है वो ह्यूमन को हार्म ना करे, बस बैक्टीरिया को मारे। तो जिसमें सबसे ज़्यादा काम किसमें देखने को मिला, गायरेज या डीएनए गायरेज, ठीक है। और बाकी इसमें जो आए हैं एंटीबायोटिक्स वो नोवोबायोसिन है या कॉमारिन के डेरिवेटिव्स, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, क्विनोलोन डेरिवेटिव्स है, जो कि ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे देखा गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से की बात हुई। नेक्स्ट है कि कैंसर कीमोथेरेपी में मेनली जो आए हैं टाइप 2A टोपोआइसोमरेजेस, ठीक है, कैंसर थेरापी के लिए, जैसे कि डॉक्सोरियोबिसिन या एड्रियामाइसिन, जो कि आइसोलेट किससे किया गया है, जहाँ से किया गया है वो भी है स्ट्रेप्टोमाइसिस ज्यूडेरिकस और इटोपोसाइड। ये नाम याद रखने, ये एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो कि डेवलप किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे बस ये इस पिक्चर में थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश की गई है आप लोगों को कि टोपोआइसोमरेज जो है भाई, अगर ये काम कर रहा है, इसको डैमेज कर दिया जाए डीएनए रेप्लिकेशन के समय, तो क्या हो सकता है भाई, हम डैमेज कर देंगे तो रेप्लिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, ठीक। किसी भी तरीके का अगर डैमेज करें कि वो रिकॉम्बिनेशन ही ना कर पाए, जोड़ ही ना पाए, तो क्या हो सकता है, म्यूटाजेनेसिस, रिकॉम्बिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, सेल डेथ हो सकती है। तो दीज आर काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म कि जहाँ पे आप टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करके उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ड्रग इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिस इज अ थिंग कि किस तरीके से हम ड्रग का इस्तेमाल करके हम उसकी प्रक्रिया को रोक सकते हैं, जिससे कि रेप्लिकेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, और रेप्लिकेशन का ना होना ही क्या होगा, डेथ कॉज करेगा, ठीक है। बाकी इफ यू थिंक कि ये टेबल भी हमें काम आ सकता है ताकि हर चीज़ को हम एक जगह कर पाए, पर मुझे लगता है बाकी जगह जो आप लोगों को दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। बाकी ये भी एक टेबल है जहाँ पे आप इसकी मदद ले सकते हैं कि हाँ, रिवर्स गायरेज, डीएनए गायरेज फर्स्ट ए को बिलोंग कर रहे हैं 2A। अब नाउ यू हैव टू यूज़ योर ओन फ्लो चार्ट, जहाँ पे आपको, क्योंकि आप लोगों ने टोटलिटी में देखा होगा कि आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, क्लास, सब क्लास और उनके अंदर आने वाले टोपोआइसोमरेजेस के एग्जाम्पल। पहली ये चीज़ आपको करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, पॉजिटिव इंड्यूस कर रहे हैं, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर आपको आना है उनका मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वो ये काम कर रहे हैं, प्लस जो भी टोपोआइसोमरेजेस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट का केस है, यूकैरियोट का केस है या फिर आर्कीबैक्टीरिया। ये इन्फॉर्मेशन आप यकीन मानिए आप सिर्फ 1 या 2 पेज पे इस पूरे क्लास को आप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि डोमेन्स पर आपको नहीं जाना है कि आप डोमेन्स याद कर रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेनली 3' वाला, 5' वाला और प्लस जो सेगमेंट वाला जो डायग्राम थे दोनों, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। Topoisomerase play an important role during replication. A large number of anti-cancer drugs have been developed that inhibit the activity of these enzymes. Which of the following is not true about topoisomerase as a potential anti-cancer drug? तो क्लास जब शुरू किए हैं तभी से हम लोगों ने ये डिस्कशन शुरू कर दिया था। कहाँ गलती रह गई कि अभी दिमाग नहीं पहुँच पा रहा। As cancer cells are rapidly growing cells, ठीक, हमने बताया था कि भाई जब कैंसर सेल्स हैं वो रैपिडली ग्रो कर रही हैं, कैसे कर पा रही हैं, उनमें रेप्लिकेशन जल्दी हो रहा है। जब रेप्लिकेशन जल्दी हो रहा है इसका मतलब टोपोआइसोमरेज उनकी ज़्यादा मदद कर रही हैं, यानी कि टोपोआइसोमरेज ने भी अपना फंक्शन बढ़ा लिया है, यानी उन्होंने एक्स्ट्रा गेन ऑफ फंक्शन अपने अंदर ले लिया, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स बन गई हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बात सही है, ये तो सही है।
The transient DNA bricks created by topoisomerases are usually converted to permanent bricks in the genome in the presence of topoisomerases targeted drugs. अब टारगेटेड ड्रग्स क्या करती हैं? अभी हम लोग जब जी सेगमेंट, टी सेगमेंट जब हम बात कर रहे थे तो हमने वहां भी बताया था कि जो भी ड्रग्स आप बनाएंगे वो क्या कर सकती हैं, वो दो चीज़ों पे काम कराना आप चाहेंगे। या तो भाई शुरू में ही बताया था, टोपोआइसोमरेज जो मेन एक्टिविटी करता है, क्या करता है? कटिंग करता है। कटिंग के बाद उसके बाद रीसीलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो डोमेन कटिंग कर रहा है या तो उस पर आपका बनाया हुआ ड्रग काम कर जाए, और या तो जो रीसेलिंग कर रहा है। ठीक, तो यानी आप ऐसा ड्रग बना सकते हैं जो कि हमेशा के लिए उसको परमानेंट ब्रेक कॉज कर दे जीनोम में। ठीक है, परमानेंट ब्रेक यानी रीसील ही नहीं कर पा रहा है। तो भाई ऐसा ही टारगेट तो आप बनाएंगे ड्रग का। सोचिए कितना इन वैसा क्वेश्चन आया है, पूरे चैप्टर का ही मर्ज दे दिया है, यहाँ पे मर्जिंग हो गई है। एज कैंसर सेल्स ऑफन हैव इम्पेयर्ड डीएनए रिपेयर पाथवेज। कैंसर सेल में यस पाथवे भी रिपेयर नहीं हो पाता, डीएनए रिपेयर। दे आर मोर ससेप्टेबल टूवर्ड्स टोपोआइसोमरेज टारगेटेड ड्रग्स। ठीक है, वो वाली सेल्स भी भाई उसमें भी क्या होगा कि जहाँ पे आप टोपोआइसोमरेज काम कर रहा है, ऐसे ड्रग्स बना रहे हैं जो कि टोपोआइसोमरेज पे काम कर रहा है। और टोपोआइसोमरेज अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है रेप्लिकेशन में मदद कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में मदद कर रहे हैं, कंडेंसेशन में मदद कर रहे हैं, डीएनए रिपेयर पाथवे में मदद कर रहे हैं। ठीक है, इतना बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आपने टारगेट कर दिया ऐसे ड्रग को, ठीक है, तो वो इसके लिए भी डीएनए रिपेयर के लिए भी ससेप्टेबल होंगे। ठीक है, सॉरी, डीएनए रिपेयर पाथवे भी ब्लॉकेज होगा, राइट, वहां पे भी वो काम नहीं करेंगे कैंसर सेल्स में भाई। ठीक, तो एज कैंसर सेल्स ऑफन हैव इम्पेयर्ड, खराब डीएनए रिपेयर पाथवे होता है। ठीक है, दे आर मोर ससेप्टेबल टूवर्ड टोपोआइसोमरेजेस टारगेटेड ड्रग्स। क्लियर? अब नेक्स्ट चौथा क्या है? चौथा क्या है? द ड्रग्स विच स्पेसिफिकली टारगेट टोपोआइसोमरेज यूजुअली डू नॉट अफेक्ट नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स। ये बताइए, जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होंगी, ठीक है, क्या उन पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा? नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन तेजी से हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन तेजी से हो रहा है तो टोपोआइसोमरेज ज्यादा काम कर रहा होगा। तो जो आप ड्रग दे रहे हैं तो क्या वो इस पे काम नहीं करेगा? इट विल नॉट अफेक्ट, डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा। फास्ट ग्रोइंग सेल्स क्या होती हैं? वही जो एक तरह से कैंसरस एक्टिविटी दिखा रही हैं। अब यहाँ पे ये पूरी बात ही उल्टी कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं करेगा, तो ऐसा तो है नहीं। टोपोआइसोमरेज आपने बनाया ही इसलिए कि वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स को पर काम करे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या नहीं समझ में आया शायद, तो एक तरह से ये गलत होगा और यहाँ पे नॉट ट्रू ही पूछा है, तो ऑप्शन 4 क्या होगा? सही है। जैसे ऑप्शन तीसरा है, ठीक, यहाँ पे कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर भी इसको क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पे क्लियरली ये क्या बोल रहा है कि भाई कैंसर सेल्स में डीएनए रिपेयर पाथवे जो है वो खराब हो जाता है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन है। और टोपोआइसोमरेज जो है वो क्या है? गेन ऑफ फंक्शन। तो जो भी टोपोआइसोमरेज टारगेट ड्रग आप बनाएंगे तो क्या वो डीएनए रिपेयर पाथवे पर कुछ काम करेगा? नहीं ना। तो वो किस पे काम करेगा? इसी पे काम करेगा। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो उस पर भी रिलेट कर रहा है कि टोपोआइसोमरेज यहाँ भी हेल्प करता है।
तो एक एक ऑप्शन जो दिया है वहाँ पे कंप्लीटली एक कह सकते हैं पूरा इंक्लूजन है पूरे चैप्टर का, इसलिए मैंने शुरू से अंत तक इस चीज़ को डिस्कशन किया है. सी फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए अनवाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क. राइट, तो accumulation of supercoil is the result of DNA helicase activity during unwinding of DNA. Yes, जब हम लोग unwinding करते हैं DNA helicase fork create करता है तो supercoil accumulate होते हैं. ठीक है. Problem of DNA supercoiling is valid for only circular chromosome of bacteria. ये तो नहीं, हम लोगों ने DNA topology से इस चीज़ को कंटिन्यू किया है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम और लीनियर क्रोमोसोम दोनों पे, और हम लोग ह्यूमन का भी केस डिस्कस कर रहे हैं, प्रोकैरियोट का भी डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डीएनए सुपर कॉइलिंग की प्रॉब्लम तो दोनों में ही डिस्कशन होगा. सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए इज रिमूव बाय टोपोआइसोमरेजेस बाय ब्रेकिंग आइदर वन और बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑन द अनरेप्लिकेटेड डीएनए इन फ्रंट ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक, तो ये तो हम लोग को पता ही है कि यस, टोपोआइसोमरेज रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो एक ब्रेक क्रॉस करे या दो ब्रेक क्रॉस करे. नेक्स्ट है बोथ टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमरेज कैन रिमूव पॉजिटिव ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. यस, ये तो क्लियर है. ठीक, तो ऑप्शन इज ए, सी एंड डी.